यही कही था सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है। इंसाफ की कुर्सी पर जब देश की सबसे बड़ी अदालत बैठती है तो सत्ता के गलियारों में पलने वाला अहंकार घुटने टेक देता है। आज उन्नाव की उस बेबस बेटी की चीखों ने दिल्ली के आलीशान कमरों में गूंज रहे रसूख के उन ठहाकों को खामोश कर दिया जो सोच रहे थे कि कानून को जेब में रखकर घूमना मुमकिन है। यह सिर्फ एक अदालती स्टे नहीं है बल्कि उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो कि बलात्कारियों के रसूख के आगे झुकने लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाकर यह साफ कर दिया कि रसूख कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जब इस मामले की फाइल खोली तो उनकी तल्ख टिप्पणियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले की बुनियाद हिला दी जिसने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा निलंबित कर उसे रिहाई का रास्ता दिया था। मामले पर पीड़िता की मां की आंखों में आज संतोष नजर आया। क्या कुछ बोली, जरा सुनिए। हमें यही कही था सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी कहते कहते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। बोलते थे इनको नो सिक्योरिटी चाहिए, सबकी सिक्योरिटी भी हटवा लिया था, पर सबको सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे वकीलन का अजय गौतम का, सरोज भारती, 4 वकील है। जो वकील पहले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी एक के पास है, उनकी सिक्योरिटी 4 के मेरे दूसरे जो वकील अब हैं उन्नाव मानी और यहाँ दिल्ली मानी, हम लोगन का सबका मतलब सेव रखा जाए सरकार। आप लगातार जब ये आप सामने फैसला है कि बेल मिल गई है उन्हें, और जिसके बाद आप तमाम लड़ाई लड़ते रहे न्याय की, और आप सिर्फ यही बात कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमने भरोसा है, हमने सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको भरोसा है। पर हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। इतनी बेंच बैठी है, पूरा इतना हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। पर वो 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी कराया, हम थोड़ो बदनामी कराया। मेरे को जब न्याय नहीं मिला तब हम चिल्लाना चालू किया, नहीं हमको क्यों बेइज्जती करना, किसी की अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। पर वो जजों ने मेरा भरोसा एकदम टूट दिया रहा। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे, अब हमको जाके थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। अदालत के भीतर करीब 40 मिनट तक चली दलीलों के दौरान जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देगा। चीफ जस्टिस ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वो काबिल हो सकते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी बेंच को भी उखाड़ फेंका जिसे रसूखदार वकील दबाने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने सवाल उठाया कि पॉक्सो कानून के तहत अगर एक छोटा सा पुलिस कांस्टेबल लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट माना जाता है तो जनता द्वारा चुना गया एक विधायक या सांसद इस दायरे से बाहर क्यों है, बाहर कैसे हो सकता है? यह असमानता कानून की आत्मा को परेशान कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब ये कहा कि यह मामला भयावह है और इसमें आरोपी पहले से ही दूसरे मामलों में दोषी है, तो कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सेंगर को फिलहाल जेल की सलाखों के अब पीछे रहना पड़ेगा, जैसा कि वो रह भी रहे हैं। जैसे ही कोर्ट ने स्टे का आदेश पढ़ा, वर्षों से न्याय की आस में पलकें बिछाए बैठी वो बेटी कोर्ट रूम में ही फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू हार के नहीं बल्कि उस जीत के थे जिसे रसूखदार को चलने की कोशिश कर रहे थे। अब इस केस का इतिहास खून और आंसुओं से लिखा गया है। आप याद कीजिए 4 जून 2017 का वो दिन जब सत्ता के नशे में चूर सेंगर ने एक मासूम की अस्मत लूटी थी। अधिकारियों के चक्कर काटते काटते जब उस परिवार की चप्पलें घिस गई और सुनवाई नहीं हुई तो रसूखदारों ने उसके पिता को पेड़ से बांधकर मरणासन तक पीटा भी था, ऐसी भी खबरें हैं। पुलिस की कस्टडी में पिता की मौत हो गई, लेकिन बेटी नहीं डरी। उसने 2018 में मुख्यमंत्री आवास के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश भी की, तब जाकर यह मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सेंगर का खौफ ऐसा कि जेल में रहते हुए भी 2019 में उसने पीड़िता की कार को ट्रक से टक्कर मरवा दी, जिसमें पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जब इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया तब जाकर सेंगर को उम्र कैद नसीब हुई। आज जब सेंगर के समर्थक सरेआम पीड़िता को चिढ़ा रहे हैं, उनकी मां से बदतमीजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मरहम की तरह आया।
ये स्टे उन लोगों के लिए सख्त संदेश है जो सोचते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक छोटी सी राहत उन्हें हमेशा के लिए बचा लेगी। अब सेंगर को जवाब देना होगा। 4 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई ये तय भी करेगी कि इंसाफ की मशाल अब बुझने वाली नहीं है। इसी बीच मामले पर कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी यानी कि ऐश्वर्या सेंगर अपनी भी दलीलें लेकर आई। उनका कहना है कि अगर तथ्यों पर बात हो तो मेरे पिता बेकसूर साबित हों। ऐश्वर्या सेंगर ने अपना दर्द बयां किया है। क्या कुछ बोल रही हैं, इन्हें भी सुनिए। आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ कुलदीप सिंह सेंगर। हम 2 बहनें हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे। हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है जो जगह, उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे। चलिए अब नजर डालते हैं आपकी सांस वाली खबर पर। कहते हैं कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि वो निष्पक्ष रहे, लेकिन जब बात देश की जीवन रेखा यानी कि अरावली की पहाड़ियों के अस्तित्व पर आए तो वही न्याय की देवी अपनी आंखें खोलकर अपने ही फैसलों की समीक्षा करने के लिए भी पीछे नहीं हटती। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अरावली मामले में एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश के पर्यावरण प्रेमियों और कानूनी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज पर दिए गए अपने पुराने फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। अब ये कोई साधारण कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक यू टर्न है। सवाल उठता है कि आखिर क्या मजबूरी थी या फिर कौन सी बड़ी चूक थी जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को अपने ही आदेश को ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया। अब इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे मुख्य कारण अरावली की पहाड़ियों और इसकी रेंज की परिभाषा को लेकर बनी एक खतरनाक अस्पष्टता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि 20 नवंबर को जो आदेश दिया गया उसे लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और पूरी तरह से स्वतंत्र समीक्षा की सख्त जरूरत है। अदालत को इस बात का आभास हो गया कि अरावली जैसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला के भविष्य का फैसला केवल कानूनी दलीलों और कागजों के आधार पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने माना कि पिछले आदेश के बाद कुछ टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया जिससे जमीन पर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और इसका फायदा खनन माफिया उठा सकते थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब डोमेन एक्सपर्ट यानी कि विषय विशेषज्ञों की एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस बात की बारीकी से जांच करेगी आखिर खनन का पर्यावरण पर वास्तविक क्या असर पड़ेगा। अरावली मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए बहुत ही वाजिब सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि अरावली को टुकड़ों में देखना एक बड़ी गलती है। अब इसे समग्र और अटूट श्रृंखला के रूप में देखने की जरूरत है। विशेषज्ञों की समिति अब यह तय करेगी कि पहाड़ियों की परिभाषा की सीमाएं क्या है। दरअसल सबसे बड़ा डर यह था कि अगर पहाड़ियों की ऊंचाई को आधार बनाकर उन्हें महज जमीन का टुकड़ा घोषित कर दिया जाए तो अरावली का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी सहमति देते हुए निर्देश भी दिया कि किसी भी माइनिंग प्लान को लागू करने से पहले अदालत की मंजूरी अनिवार्य होगी और इसमें पब्लिक कंसल्टेशन यानी कि आम जनता की राय शामिल की जाएगी ताकि पर्दे के पीछे कोई खेल ना हो पाए। अरावली केवल पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि ये थार रेगिस्तान को दिल्ली NCR और उत्तर भारत की ओर फैलने से रोकने वाली एकमात्र हरी दीवार है। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली NCR में धूल भरी आंधियां, जानलेवा वायु प्रदूषण और पाताल की गहराई में जाता भूजल स्तर हमें तबाह कर देगा। पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी और भविष्य के खतरों को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने पुराने आदेश को स्थगित कर या फिर यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला किया।
अब 21 जनवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी है। ये मामला कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है कि न्याय का असली अर्थ लकीर का फकीर होना नहीं, बल्कि समय रहते अपनी गलती सुधारना और प्रकृति की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा होना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के साहसिक कदम ने अरावली के संरक्षण की उम्मीदों को एक नई संजीवनी दे दी। चलिए अब नजर डालते हैं एक बार फिर उस मुद्दे पर जो देश की राजनीति में आग लगाने का काम कर रहा है। मुद्दा है दिग्विजय सिंह की पोस्ट का और उसके बाद शशि थरूर का उस पर रिएक्शन। पोस्ट क्या था, सबसे पहले आपको वो बता दें। पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी की तारीफ ऐसे की कि नरेंद्र मोदी आडवाणी के पैरों के पास जमीन पर बैठे हैं। उन्होंने इसको आरएसएस और संगठन की शक्ति मजबूती का जिक्र करते हुए पेश करने की कोशिश की। अब चलिए जान लेते पूरा विवाद क्या है। सियासत का सबसे खौफनाक मंजर वो होता है कि जब घर के सबसे पुराने भरोसेमंद सेनापति ही दुश्मन की ताकत की चमक देखकर उसे सरेआम सलाम ठोक दे। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस जहां जश्न का मौका होना चाहिए था, वहीं अब ये पार्टी अपने वजूद पर उठते सबसे बड़े सवालों का गवाह बनती नजर आ रही है। दिल्ली के सियासी गलियारों में आज एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या कांग्रेस के संकट मोचक दिग्विजय सिंह और अपनी विद्वता का लोहा मनवाने वाले शशि थरूर राहुल गांधी का हाथ छोड़ने वाले हैं? क्या दिग्विजय सिंह का अचानक उमड़ा आरएसएस प्रेम और शशि थरूर की अनुशासन वाली नसीहत महज इत्तेफाक है या फिर बीजेपी की ओर जाने का किसी गुप्त रास्ते वाला प्लान? अब जिस वक्त राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में झोंकने में लगे हैं, ठीक उसी वक्त उनकी अपनी टीम के दो सबसे दिग्गज खिलाड़ी अपनी ही पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। अब पूरा विवाद भड़का तब जब दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की दशकों पुरानी एक तस्वीर साझा की, जिसमें युवा मोदी फर्श पर बैठे हैं। दिग्विजय ने इस तस्वीर को बेहद प्रभावशाली बताते हुए जिस तरीके से संघ और बीजेपी की सांगठनिक शक्ति की तारीफ की, उसने कांग्रेस हाईकमान की रातों की नींद हराम कर दी। ये सिर्फ एक तस्वीर का जिक्र नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के उस पूरे नैरेटिव पर हमला था जो लगातार वो आरएसएस के खिलाफ बरसों से गढ़ रहे हैं। मामला तब और ज्यादा उलझ गया जब शशि थरूर ने इस मामले में यानी कि आग में घी डालने का काम किया। थरूर ने दिग्विजय सिंह को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि 140 साल पुराने संगठन में मर्यादा जरूरी है, लेकिन राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि थरूर की ये नसीहत दरअसल दिग्विजय के बहाने अपनी ही पार्टी पर एक तंज भी हो सकता है। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारी तनाव पैदा कर दिया, जहां दिग्विजय सिंह ने पार्टी में अत्यधिक केंद्रीकरण पर सवाल उठाकर सीधे नेतृत्व को चुनौती दी। बीजेपी ने इस मौके को लपकते हुए कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुधांशु त्रिवेदी ने जब ये कहा कि बीजेपी गुदरी के लाल का सम्मान करती है और कांग्रेस सिर्फ जवाहर के लाल का, तो ये बयान और ये तंज कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पार्टी के भीतर से भी अब ये मांग उठने लगी कि जो नेता अपनी ही टीम के खिलाफ सेल्फ गोल कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। बहरहाल बड़ा सवाल तो ये कि क्या दिग्विजय और थरूर जैसे दिग्गज जब कांग्रेस में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी की इस टीम में उनके लिए कोई सम्मानजनक जगह रही नहीं? दिग्विजय सिंह का सफाई देना केवल एक कार्य प्रणाली की तारीफ करना है, किसी के गले अब ये बात उतर भी नहीं रही। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि जब बड़े नेता इस तरह की भाषा बोलने लगे तो वे अक्सर अपनी अगली पारी की जमीन तैयार कर रहे होते हैं। क्या कांग्रेस इन दोनों कद्दावर नेताओं को संभाल पाने में नाकाम साबित होगी? अगर ये दोनों चेहरे पार्टी छोड़ते हैं तो ये कांग्रेस के लिए सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पतन की शुरुआत होगी। फिलहाल कांग्रेस अपने ही घर में लगी साग को बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का संघ प्रेम और थरूर की नसीहत ने ये तो साफ ही कर दिया कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा उलटफेर पूर्ण रूप से संभव है। बहरहाल तो ये थी आज दिन की बड़ी खबरें। मेरा नाम है मुकुंद और आप देख रहे थे वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.